हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। हम लगातार आपको वेस्ट एशिया की खबरें पहुंचा रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन जंग से मुताल्लिक, और उसे आप काफी पसंद भी कर रहे हैं। मुसलसल कई प्रोग्राम हम उस पर कर रहे हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार यानी वंस ए वीक फ्राइडे को एक प्रोग्राम हमने रखा हुआ है सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ, और वो है साउथ एशिया। जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनमें क्या कुछ हो रहा है। आप लोग इनके इस प्रोग्राम को हमारे इस प्रोग्राम को आप काफी पसंद भी करते हैं, इसलिए कि वो बहुत ही तैयारी से सभी मुल्कों का एक तरह से राउंड अप आ जाता है और आपको ये समझ में आने लगता है कि कहां क्या कुछ हो रहा है, हमारे पड़ोस में क्या कुछ घटनाएं हो रही हैं। आज हम उनसे बात करेंगे तालिबान, जो पिछले दिनों आपने काफी पसंद किया था वो एपिसोड, जो उन्होंने अपनी करेंसी को संभाला है, अपनी सिक्योरिटी को संभाला है, चीन के साथ उनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। अब एक खबर यह है कि रूस का एक शहर है अस्तरखान, वहां एक बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें क्या कुछ हुआ है, अफगानिस्तान के नुमाइंदों ने वहां क्या बात की है, तालिबान के नुमाइंदों ने, उस पर हम बात करेंगे। अब मुझे लगता है कि यह बहुत ही अहम है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसी के साथ पाकिस्तान में भी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इलेक्शन से पहले की तैयारी है और उससे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। उनके भाई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अब एक्टिंग गवर्नमेंट है, और इमरान खान को हटा करके शहबाज शरीफ यानी उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे। एक तरह से उन्हीं की सरकार है अब भी, इनडायरेक्टली कहें तो। अब वहां क्या कुछ तैयारी है, इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ वापस आ गए, क्या कुछ होने वाला है वो हम समझेंगे। बांग्लादेश में भी बहुत बड़ी घटना होने वाली है। ऐसा लगता है कि जो फ्राइडे, जिस दिन आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उस दिन वहां से कुछ खास ऐसे हंगामे की खबरें आ सकती हैं कि सरकार और अपोजिशन के बीच में एक टकराव की जैसी हालत है। हमारी दुआ है, कामना है कि हालात कंट्रोल में रहें और कोई बेगुनाह उसमें कहीं परेशान ना किया जाए, वो हम जानना चाहेंगे। और चीन का एक जहाज पहुंच गया है श्रीलंका, उस पर हम मुसलसल नजर रखे हुए हैं, अब से पहले भी हमने उसका जिक्र किया है, उस पर भी बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि ये तालिबान की सरकार क्या वाकई मजबूत होती जा रही है, स्टेबल होती जा रही है, इसकी परवाह किए बगैर कि दुनिया के मुल्क उसे रिकॉग्नाइज करें उनकी सरकार को या ना करें? ये अभी हाल ही में जो रूस में मुलाकात हुई है, ये क्या कुछ है, जरा इसके बारे में बताइए। तो आज हम लोग अपने चर्चा का आगाज जो है वो अस्तरखान, जो रशिया का एक शहर है, वहां करते हैं, वहीं से करते हैं, जहां पे कॉन्फ्रेंस अभी 25 और 26 तारीख को समाप्त हुई है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, यहाँ इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि ये एक रेलवे लाइन की प्रोजेक्ट बन रही है, जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को अफगानिस्तान से जोड़ेगी, ईरान को अफगानिस्तान से जोड़ेगी, रशिया को अफगानिस्तान से जोड़ेगी। और इसके लिए तालिबान के जो हुक्मरान हैं और जो उनके ओहदेदार हैं वो अस्तरखान पहुंच चुके हैं। वहां से उनका जो उनके आने का जो मौक़िफ़ है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम वहां से इन्वेस्टमेंट लेके आना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि देखिए, अफगानिस्तान के पास तो कोई पोर्ट है नहीं, चारों तरफ से वो अलग अलग मुल्कों के साथ घिरा हुआ है, और अलग अलग मुल्क जो हैं, अगर उनके साथ या तो रोड किसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर रेलवे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो अभी अस्तरखान का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, ये सिर्फ रेलवे के लिए ही कॉन्फ्रेंस हो रहा था। और वो अपने बारे में बता रहे थे कि हमारा बहुत बड़ा मार्केट है, और अभी वहां से एक ईरान की जगह है कोई नफक, वहां से हेरात तक जो है वो रेलवे लाइन, मतलब वो बिछने की तैयारी हो चुकी है और वो चलने वाली है। जिसके लिए उन्होंने कहा कि ये जब हो जाएगा और जब चल जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो अफगानिस्तान से है वो ईरान तक पहुंचेगा, और फिर ईरान से जो है वो समुद्री रास्ते से जो है और जहां जाना होगा वो जाएगा। तो ये जो अफगानिस्तान का या तालिबान का जो है वो रेलवे लाइन के लिए इन्वेस्टमेंट लाना है।
इस बात को मतलब और भी थोड़ा सा एनालिसिस के थ्रू मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि तालिबान के जो लोग हैं जो जा रहे हैं वहां पे रशिया में, वो उन्होंने ये कहा है कि दुनिया जो है ये समझे कि हम लोग बैठे हुए नहीं हैं, हम लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और ये काम जो है बहुत तेजी से चल रही है अपने मुल्क के हक में। हमसे जो कुछ भी हो रहा है वो हम कर रहे हैं। तो दुनिया ये नहीं समझे कि हम जो है सिर्फ जंगजू हैं और औरतों के ऊपर ज्यादती करते हैं और टेररिज्म करते हैं और ये करते हैं। उनका ये कहना है कि हम जो है ये सब पॉजिटिव काम कर रहे हैं और हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने गवर्नेंस को और अपनी सारी चीजों का इस तरह से मुजाहरा दे रहे हैं जिसका मौक़िफ़ यही है कि दुनिया हमें रिकॉग्नाइज करे। तो ये सब जो काम हम कर रहे हैं वो दुनिया को बताने के लिए कि देखिए जैसे एक नॉर्मल कोई भी कंट्री होती है उसी तरह से हम भी एक नॉर्मल कंट्री है और हमें जो है आप रिकॉग्नाइज कीजिए, हमारे एम्बेसीज को खोलिए सारे दुनिया में ताकि हम नॉर्मल दुनिया से जो है बातचीत कर सकें, बिजनेस कर सकें और डिप्लोमेटिक मिशन कर सकें। अच्छा, एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा आपके तजुर्बात का फायदा उठाना चाहता हूं। तालिबान के और अमेरिका के बीच में मैं अक्सर याद दिलाता हूं कि दोहा में कई राउंड हुए बातचीत के, उसके बाद ये हुकूमत बदली, अशरफ गनी गए और तालिबान आए। क्या हो रहा है, क्या वजह है कि क्या अमेरिका, देखिए अमेरिका अपने फायदे के लिए तमाम उसूलों को एक तरफ रख देता है, जैसे सऊदी अरब में या इस खित्ते के मुल्कों में डेमोक्रेसी की मांग ना करना और उसके बावजूद अच्छे ताल्लुकात रखना, तो वो कंप्रोमाइज ही होता है ना, जो दुनिया के सामने अपने आप को डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा चैंपियन कहते हैं। तो यहां तालिबान के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो पा रहा है। कौन सा गिव एंड टेक है जिसकी वजह से अटका हुआ है? तालिबान की हुकूमत, देखिए 2-3 चीजें कही जाती हैं, इंक्लूसिव सरकार होनी चाहिए और विमेन्स राइट्स होने चाहिए, या और आगे बढ़े तो माइनॉरिटीज के राइट्स होने चाहिए। क्या ये जो बताया जा रहा है यही है या कुछ और चाहिए सौदेबाजी में? देखिए काज़मी साहब, मैंने थोड़ा इसके ऊपर अपना दिमाग लगाया है और मैं ये 4 जो चीजें आपने बताई हैं इनको फिर से मैं अपने सामने इनको वाज़ेह कर दूं। एक तो है विमेन्स राइट, दूसरा जो है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जो कि नदर्न अलायंस को आप शामिल करें अपने गवर्नमेंट में। तीसरा जो है टेररिज्म को कंट्रोल करें। चौथा जो है वो नारकोटिक्स और जो पॉपी कल्टीवेशन है उसको करें। तो अब इसको अगर आप क्लोजली देखें तो 2 चीजों में तो तालिबान ने बाजी मार ली है। टेररिज्म उन्होंने कम कंट्रोल कर लिया है, धमाके नहीं हो रहे हैं, कहीं कहीं मतलब टेररिज्म के वारदात नहीं हो रहे हैं। तो ये तो उन्होंने प्लीज कर दिया है वेस्टर्न सरकार को कि देखिए हमने ये तो कंट्रोल कर दिया। जहां तक नारकोटिक्स और पॉपी का ताल्लुक है उस पर भी जो है अमेरिका ने मोहर लगा दिया है कि इन्होंने काफी कंट्रोल कर लिया है। तो 4 में से 2 तो चले गए, अब बच गए 2 ही पे तो मामला अटका हुआ है। एक औरतों का मामला है, दूसरा जो है वो मतलब इंक्लूसिव सरकार की है। तो इंक्लूसिव सरकार की बात यह है कि तालिबान जो हुकूमत है वो तो एक मिलिशिया हुकूमत है, एक मतलब डेमोक्रेटिक हुकूमत तो है नहीं। अब वो उनका मौक़िफ़ है कि वो जो है मतलब इंक्लूसिव सरकार बनाए या ना बनाए। वो इंडिया की तरह कह सकते हैं और कहने का राइट भी है कि आप कौन होते हैं हमारे इंटरनल मैटर में बात करने के लिए। इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें बीजेपी के जो हैं वो एक भी मुसलमान एमपी नहीं है, दुनिया को कोई उससे तकलीफ नहीं है। दुनिया जिसको आप कहते हैं उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो अभी तालिबान चला रहे हैं वो हजारा को या ताजिक को या शियों को या उज़्बेकों को जगह नहीं दे रहे हैं अपने कैबिनेट में, अपने इसमें। तो दुनिया में हाहाकार मचा हुआ, खलफशार मचा हुआ। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है मतलब अब वो ना दें मतलब उनको, तो उसके लिए क्या आप रिकॉग्निशन बंद कर देंगे? औरतों का जहां तक हुकूक है और औरतों के बारे में है तो वो तो एक कट्टरपंथी मतलब और रूढ़िवादी तरीके से वो देख रहे हैं उसको। लेकिन अब औरतों के मामले में भी आ जाएं आप, अगर मैं उसके बारे में भी कुछ आपसे करूं। अब देखिए कि अफगानिस्तान में कितने रेप केसेस होते हैं, इंडिया में कितने होते हैं रेप केसेस। हर 10 मिनट पे इंडिया में एक रेप केस हो रहा, हर 10 मिनट पे।
मतलब जो मतलब मुसलमानों और मतलब औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं तरह तरह के, वो तो आप जान ही रहे हैं। और अफगानिस्तान में एक भी केस ऐसा नहीं आता है रिपोर्टेड जो कि इस तरह की होती है, और जो सजा होती है वो सजा भी मैं बता दूं, जो रेपिस्ट होता है पहले तो उसे गोली मार देते हैं। मेरे कुछ जानने वाले उन्होंने ये कहते हैं कि पहले जब बंदूक तानते हैं जो रेपिस्ट के ऊपर, उसे कहते हैं कलमा पढ़ लो, कलमा जल्दी से पढ़वा देते हैं उसको, और तब उसको गोली दागते हैं, और फिर जेसीबी में लेकर के उसको बांध करके पूरे जो एरिया है या पूरा गांव है या पूरा शहर है वहां उसकी मुर्दा लाश जो है, जैसे नजीबुल्लाह को उन्होंने टांग दिया था बिजली के खंबे पे, उसी तरह से वो इसको जेसीबी में लगा कर करके पूरी जगह इबरत की निशानी बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज और है कि जो पिछले तालिबान गवर्नमेंट थी जो 1990s में 96 से 2001 से, उतनी कट्टरवाद नहीं है जो उनकी जो है कोड़े मार रहे हैं और संसार कर रहे हैं और तरह तरह के जो मतलब वो पुराने जमाने में जो है वो हो रहा था, वो नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये क्राइम अगेंस्ट विमेन, जो विमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, जो लोग भी विमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, मैं उनसे मतलब मुत्तफिक हूं, और उनका मुझे चाहिए कि उनको मतलब औरतों को जगह होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि तालिबान ने विमेन्स के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रही है उसको कितने हद तक रोक लिया उन्होंने। ये बिल्कुल ये दुनिया को समझना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे अहम इशू जो है वो लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक है, जो दुनिया के लोग कहते हैं, और जो रेप और ये दूसरी ये जो है उसमें तो बहरहाल वहां कंट्रोल हालात बेहतर नजर आते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चलता हूं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान पहुंचे, उनके चेहरे पर वो ताजगी, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी वीडियो, और जिस वक्त वो आए तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे कमी नजर आई उस बॉडी लैंग्वेज में। आप उनके दिमाग को अगर कुछ पढ़ सके हो कि वो अपनी सरकार बनवाने के लिए आए हैं, इलेक्शन लड़वाने के लिए आए हैं, क्या कुछ लगता है आपको नवाज शरीफ अब क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? चूंकि वहां तो अमेरिका के इशारे पर ही हुकूमतें बना करती हैं अक्सर। क्या आपको लगता है कि ये अमेरिका का ही पूरा प्लान है इनको वापस प्लांट करने का? जी देखिए, नवाज शरीफ का जो मामला है कि वो नवाज शरीफ आए नहीं है, उनको लाया गया है, वो आए नहीं है। अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो वो थोड़े मतलब उनके अंदर वो जोश और वो जो एक होती है मतलब 25 साल वाले लड़कों की जो एक वलवला होता है और चेहरे पे जो खुशी होती है, और मतलब ये होता है कि हम आ गए मैदान में मतलब मैच खेलने के लिए, उस तरह का कोई जारहाना जो है उनका रुख नहीं था। और उन्हें यही लग रहा था कि किसी ने जो है उन्हें बड़े मतलब इससे वो भेज दिया कि जाइए अब आप साहब कमान आप संभालिए, आपको मतलब मैं इजाजत दे रहा हूं आपको ये करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही एनालिसिस है कि नवाज शरीफ जो आए हैं वो अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए आए हैं, और उनकी ग्रीन सिग्नल अमेरिका से मिल चुकी है, उन्हें सऊदी अरेबिया से मिल चुका है, उन्हें जो है यूएई से मिल चुका है, और ये जो भी डोनर जो कंट्री है इनसे मिल चुका है, क्योंकि वेस्टर्न ममालिक के लिए ये बेस्ट बेट है। इससे अच्छा कोई दूसरा तो कोई विकल्प है नहीं है। बिलावल भुट्टो तो भी बहुत मतलब ये है कि नादान है या बहुत ही अभी मतलब यंग है पॉलिटिक्स में, तो नवाज शरीफ को जो है वो लाया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सवाल उठता ये है कि नवाज शरीफ का और मिलिट्री का जो है वो क्या तालमेल है। तो देखिए, मिलिट्री और नवाज शरीफ की जो तालमेल है वो अब यहाँ पे मैं अपनी एनालिसिस लेके आ रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने जो है मिलिट्री को बिट्रे किया था कारगिल युद्ध में। आपको अगर याद होगा, जी जी बिल्कुल, नवाज शरीफ भी एक वही शख्स था जिसने मुशर्रफ को कहा था कि आप कारगिल युद्ध में जाओ, और उसके बाद जब कारगिल युद्ध हो गया और अमेरिका का प्रेशर हुआ तो नवाज शरीफ जो है वो भाग खड़े हुए और उन्होंने कहा बंद करो युद्ध, बंद करो युद्ध, बंद करो युद्ध। अमेरिका नहीं चाहता है, और इंडिया जो है वो तो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देगा और मतलब पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो उसने नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को, परवेज मुशर्रफ को यानी कि मिलिट्री को एक तरह से बिट्रे किया है। तो मिलिट्री जो है वो जानती है कि ये बंदा जो है ये हमारा आदमी नहीं है,
और वो जो चीजें हैं, जो मिलिट्री में कोई भी मोहरा मुशर्रफ चले जाएं, अभी वो मुनीर साहब आ जाएं, वो उससे मतलब नहीं है। मिलिट्री है, वो एक अलग मतलब एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अभी मिलिट्री के साथ ये है, और नवाज शरीफ दोनों एक ही क्वेश्चन पे पड़े हुए हैं कि मिलिट्री नहीं चाहती कि इमरान खान आए, और इमरान खान नहीं अगर आएंगे तो कौन आएगा फिर? अच्छा, आपकी अब तक की बात से एक चीज महसूस हो रही है कि आपने मुशर्रफ के जमाने की बात कही, कारगिल वाली, और उसका नतीजा आपने ये बताया कि वहां की फौज ये जानती है कि ये हमारा आदमी नहीं है, और आपने ये भी बताया कि अमेरिका ने उन्हें भेजा है। अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई, इनकी मर्जी से वो अगले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो यहां तक की बातचीत से यह नतीजा निकला कि वहां की, पाकिस्तान की, चाहे तो आर्मी हो या पॉलिटिकल पार्टियां हो, खासतौर पर जिनका हम अभी जिक्र कर रहे हैं नवाज शरीफ का, इसमें यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपस में इनके आई बॉल टू आई बॉल अच्छे ताल्लुकात हों। अमेरिका के हुक्म से दोनों, वो अमेरिका के हुक्म से आए हैं, ये अमेरिका के हुक्म से उन्हें कबूल कर रहे हैं। यही तो हुआ। फिर तो वहां आर्मी का भी अपना फैसला नहीं होता, यह नतीजा आया। क्या आप इससे राजी हैं, सहमत हैं? जी, मैं ऐसा ये तो नहीं कह सकता हूं कि मैं नहीं सहमत हूं, लेकिन ये है कि ये एक नजरिया है, एक सोच है, एक एनालिसिस है, और इसमें कुछ हद तक सदाकत भी है, क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका किसी तरह से मतलब खोना नहीं चाहता है और अपने एंटी नहीं खड़ा होना चाहता है। ये तो अमेरिका का, मैंने आपको पहले भी कह दिया था, बहुत पहले ये प्रोग्राम में कह दिया था कि दो मुल्क दुनिया में तब तक रहेंगे जब तक अमेरिका का उरूज रहेगा। एक इजराइल जो आप देख रहे हैं कहानी, उसमें मुझे ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि हम पाकिस्तान को फतह कर ले। तो जैसे अरब चाहते हैं कि हम इजराइल को फतह कर लें, और अमेरिका इजराइल को फतह होने नहीं देगा, चाहे इजराइल, अमेरिका खुद फना हो जाए। इसी तरह से हिंदुस्तानी जो है वो अमेरिका को, पाकिस्तान को फतह नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका उनके सामने जो है वो खड़ा हो जाएगा। और हर बार देखा है हमने, कारगिल भी हमारे सामने है, जिसमें जो जंग को रुकने के लिए वो घंटे 2 घंटे की बात थी। अच्छा, इमरान खान का क्या होगा? वो जेल में हैं। इमरान खान एक मेजर फैक्टर हैं। कुछ महीने पहले तक उनकी रैलियों में लाखों लाख लोग आते थे, आधी रात को भी रैली करें तो कराची में और कहां हमने उनके साथ भीड़ देखी है। और उस वक्त की हुकूमत ने उसको टेलीकास्ट करने पे रोक लगाई, हत्ता के यूट्यूब चैनलों तक पर रोक लगा दी। इतना पॉपुलर लीडर जेल में है, डेमोक्रेसी क्या अधूरी नहीं है? क्या होगा उनके बगैर अगर इलेक्शन हुए तो? देखिए, इमरान खान का तो मुझे जो यहां से लग रहा है कि वो करियर उनका फिनिश हो गया, और मैं उनको जेल में ही अपनी सारी जिंदगी बसर करते देखना यहां से मैं देख रहा हूं। अगर कोई ऐसा मुआवजा हो जाता है, वो अमेरिका से उनके ताल्लुकात सही हो जाते हैं, और उनके आर्मी से भी, अमेरिका जो है उनसे आर्मी से भी पैचअप करते, तभी इमरान खान का कुछ बनने वाला है। क्योंकि इमरान खान ने जो है बहुत बड़ी जंग लड़ने का ख्वाब देख रहा था, जिसके साथ उनके अवाम उनके साथ थे। वो अमेरिका के डोमिनेशन को खत्म करना चाह रहा था, वो आर्मी के डोमिनेशन को खत्म करना चाह रहा था, वो सिविलियन गवर्नमेंट को जो है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको पाकिस्तान का जो है वो ओहदेदार बनाना चाह रहा था। वो चाहता था कि इसी से सारी चीजें चले। और जो सबसे ऊपर वाली बात है कि जो लोग करप्शन में मुबल्लिस हैं, जैसे कि हमारे नवाज शरीफ हैं और उनकी पूरी फैमिली है और बहुत से लोग हैं, इन लोगों को वो हटाना चाह रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक है, वो तहरीक इंसाफ जो है, उनके पार्टी का नाम है, वो वही है। लेकिन अब देखिए, आप पेपर पे या दिमाग पर तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो ऑब्स्टिकल आपके सामने है, अब ऐसे हालात में पब्लिक क्या करेगी? मैं अगर यहां से अभी सोच सकता हूं तो पब्लिक यही करेगी कि इलेक्शन का बायकॉट कर दे, वोटिंग बूथ में जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा। पब्लिक कहेगी जब तक इमरान खान को लेके नहीं आओगे, बैलेट बॉक्स में उसका नाम नहीं आएगा, तब तक हम इलेक्शन लड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके लिए भी तो कोई लीडर की जरूरत होती है, सब कुछ कोऑर्डिनेट करने के लिए। क्या उस अमेरिका के जेर असर जो सिस्टम है, उसमें
क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चल सकेगी अवामी सतह पर पाकिस्तान में? ये एक बड़ा सवाल है। बगैर लीडरलेस कोई चीज चलती नहीं है आमतौर पर, हालांकि कभी कभी चलती है लीडरलेस, तो वो सरकारों के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, मैं चलता हूं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, वहां किस बात पे टकराव है, जो सरकार और बीएनपी के बीच में क्या क्या कुछ है जिसकी वजह से ये हालात बदलते जा रहे हैं? और मैं आगे बढ़ने से पहले ये याद दिला दूं कि जो वहां की सरकार है शेख हसीना, उनके और अमेरिका के बीच में भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। पिछले कई महीनों से ऐसी खबरें आ रही हैं। अब क्या कुछ हो रहा है? देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक मतलब एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो अब शुरू हुई थी इमरान खान से, तो ऐसा है कि तहरीके इंसाफ पार्टी बिल्कुल खत्म नहीं हो गई है, उसकी स्केलेटन अभी भी है। और इसका हवाला अभी जो है नवाज शरीफ आए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, और जो उन्होंने तहरीक वहाँ मीनार पाकिस्तान लाहौर पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इफ्तिताह किया है, इन सब चीजों के ऊपर। तो पीटीआई के जो लोग हैं, जो इमरान खान की पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है, और उसमें मतलब कहने का मतलब यह है कि वो बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन सारी बातें उन्होंने अच्छे अच्छे शब्दों में वही कह दी है जो एक बुरे शब्द में कह सकते हैं। और बहुत तरह से, बहुत जबरदस्त तरीके से मजम्मत किया है। लुटेरा कहा है, डाकू कहा है, चोर कहा है, भगोड़ा कहा है, सारी चीजें उन्होंने कह के रख दी हैं ये पीटीआई के जो प्रेस स्टेटमेंट है उस पे नवाज शरीफ को। जी, अब आ जाए बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जो है वहां भी वही हालत है कि जो बीएनपी जो पार्टी है, अपोजिट पार्टी जो है, जो अवामी लीग की है, वो भी एक तरह से समझ लीजिए कि रडरलेस पार्टी है। उनकी जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, वो अब तो डेथ बेड पे आ गई हैं, मतलब खालिदा जिया जो हैं। और उसके बाद उनका जो वारिस है वो लंदन में रहता है। लेकिन वहां भी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पार्टी खत्म हो चुकी है। उनके जो लोग हैं सेकंड हैंड, जो सेकंड रंग लीडरशिप है, जो पहले से पोस्ट में थे, एक शायद औरंगजेब हैं या क्या क्या नाम है, बहुत सारे नाम हैं जो कि बीएनपी को अभी चला रहे हैं। तो अभी जो खबर पे हम लोग आ रहे हैं कि 28 तारीख को, फ्राइडे को नहीं, वो 27 तारीख को नहीं, 28 तारीख को उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग जो है एक रैली निकालना चाहते हैं ढाका के अंदर, जिसमें लाखों के लिए करोड़ों की तादाद में जो है पूरे बांग्लादेश से लोग जो है वो ढाके पे आ जाएंगे। और मैं अभी देख रहा था कि वो लोग आना शुरू हो चुके हैं, और मतलब यह है कि अपने रिश्तेदारों के घरों में, के होटलों में, इधर उधर वो रहना शुरू कर चुके हैं। और इसमें मतलब जमायत इस्लामी के भी लोग हैं जो बीएनपी के साथ हैं, और ये इन्होंने तय कर दिया है, हुकूमत इनसे कह रही है कि आप दंगा फसाद ना करो, आप जो है तोड़ फोड़ ना करो, आप पीसफुल रैली चलाओ। अब अवामी लीग जो है इसमें कूद गई है कि हम तो उनको रोकेंगे। अवामी लीग के काडर जो है वो ये कह रहे हैं कि हम तो उनको रोकेंगे। तो जब वो रोकेंगे तो वो रुकेंगे नहीं, तो झगड़े की और सारी जो है वो तैयारियां हो चुकी हैं कि ये उन्हें रोकेंगे, वो जो है इस्तेजा करेंगे। अब ये हो क्यों रहा है? वो हो यही रहा है कि जो बीएनपी पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो बिल्कुल कन्विंस्ड है कि अवामी लीग के अंडर में इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे, और वो अवामी लीग के को नहीं चाहते हैं कि उनके अंडर में इलेक्शन हो, एक केयर टेकर सरकार बने, और वो केयर टेकर सरकार जो है वो इलेक्शन करवाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इसके लिए अमेरिका भी जो है वो भी हामी भरा हुआ है उसने, और वेस्टर्न यूरोप जो है वो भी हामी भरे हुए हैं। तो अभी तो इलेक्शन जनवरी में हो रहा है, उसका प्रेशर बनाने के लिए ये जो है बीएनपी वाले जो है ये 28 तारीख को अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं बांग्लादेश में अगर आप हमें डिनाई करें। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी कि उस दिन कितने मरे, कितने घायल हुए, कहाँ कहाँ स्ट्रीट फाइट हुआ, कहाँ सोडा बोतल चला, कहाँ मतलब आगजनी हुई, यही सब दिखाई पड़ रहा है मुझे। जी जी जी। तो ये ऐसे हालात, देखिए वहां भी अमेरिका की मर्जी के मुताबिक सरकार अगर चलती रहती तो शायद वहां भी हालात ठीक रहते। पाकिस्तान में अमेरिका की मर्जी के हिसाब से इमरान खान नहीं चले, वहां हंगामा है। अब इसे श्रीलंका में क्या कुछ हो रहा है?
हम अब तक कई बार इस बात कर चुके हैं कि भारत के तकरीबन हर तरफ चीन अपने दोस्तों की तादाद बढ़ा रहा है या ये कि अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। उसमें हमारी कई मुल्कों के बारे में आपसे पहले बात हुई, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान से तो उसके ताल्लुकात पहले से हैं ही। यहां अब क्या सूरत हाल है? चाइना में जो ये जहाज पहुंचा है उनका, उसका क्या मानिए? देखिए, ये जहाज की जो पॉलिटिक्स है और ये जहाज का चर्चा जो है ये तो 6 महीने से चल रहा है। अब ये जहाज जो है वो जी6 करके इसका नाम है, जो कि कोलंबो पोर्ट में 25 तारीख को आके लग गया और ये जो है पोर्ट कॉल के लिए आया है और अपने यहाँ जो है वो अपने फ्यूल को रिफिलिंग करेगा और उसके अंदर जो उनके राशन वगैरह है उसको ये करेगा। अपेरेंटली ये बिल्कुल जो उनका कहना है चाइना का कि ये नॉर्मल एक्टिविटी है, किसी भी पोर्ट पे किसी भी कंट्री का जहाज जो है वो पहले नोटिस देके वो आता है और श्रीलंका के अंदर भी वो आ रहा है और ये हवनटोटा पोर्ट पे नहीं आ रहा है जो कि चाइना की जगह है, 99 इयर्स के लीज पे है। ये कोलंबो पोर्ट पे आ रहा है और कोलंबो पोर्ट जो है वो चाइना उसको डेवलप कर रही है, उसने खरीद नहीं लिया है, उसको डेवलप। तो इसको क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के लिए कोई कंसर्न की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई चिंता की बात? भारत अमेरिका के लिए कंसर्न नहीं है। हाँ। अमेरिका भी जो है इस पर आपत्ति जताई है और भारत ने तो आपत्ति जताई थी। श्रीलंका को कहा था कि आप जो है मतलब इनको अलाउ ना करें, इसलिए कि जो पिछले साल जो जहाज आके लगी थी हवनटोटा में, उसका था काम कि वो जो है वो मिसाइल को और मतलब दूसरे के टेरिटरी को देखे और रिसर्च करे और कहाँ कहाँ क्या लगा हुआ है। ये जो अभी आई है शिप, ये जमीन के अंदर सी बेड का जो है वो रिकंसनेंस कर रही है और जो जानकार है वो ये कहना चाह रहे हैं कि चाइना जो है वो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन आके लगाना चाहती है इंडियन ओशन के अंदर और वो जगह ढूंढ रही है जहां पे वो अपने सबमरीन को लाके न्यूक्लियर सबमरीन को लाके बैठाए और उनके लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो श्रीलंका है क्योंकि श्रीलंका उनके इकोनॉमिक गिरफ्त में है। तो और इंडिया के लिए जो है ये खतरा है। तो ये है मतलब। जी 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 जी। तो अभी आपको क्या लगता है, ये क्या हालात नॉर्मल, इसको नॉर्मल ही समझा जाए? जी, जी। क्या आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है? जो चिंता भारत ने जताई है वो कितनी जायज है? क्या कुछ है? चूंकि बहरहाल ये बात तो कई बार सामने आ चुकी कि चीन अपनी हरकतें, अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहा है इस पूरे इलाके में। भारत की सरकार की क्या तैयारी है, क्या कुछ है? क्योंकि भारत के भी कुछ फौजी उस इलाके में तो रहते हैं। बहरहाल नहीं, देखिए, भारत के कोई फौजी तो अब है नहीं श्रीलंका में, आईपीके बहुत पहले आ चुकी है। भारत का जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है श्रीलंका के साथ और भारत की जो दूरी है वो बहुत कम दूरी है वहां से। तो भारत का जहां तक ताल्लुक है और इंडिया जो है वो एक फ्रेंडली मुल्क है श्रीलंका का और श्रीलंका जो है वो दोनों को बैलेंस कर रहा है, चाइना को भी बैलेंस कर रहा है, इंडिया को भी बैलेंस कर रहा है। अब एक जमाने में जब वो चाइना का कर्जदार था तो चाइना उसके ऊपर बहुत हावी हो गई थी। जब उनकी इकोनॉमी खत्म हो गई और बस्ट हो गया तो भारत अंदर चला गया चाइना के अंदर और उसने काफी मदद की उसको, चाइना को और श्रीलंका को। तो अब चाइना का जो है वो मतलब इंडिया का जो है वो से तो है ही श्रीलंका पे और श्रीलंका ने बार बार कई बार ये कहा है कि हम कोई भी चीज ऐसी नहीं होने देंगे हमारे कंट्री के मतलब किसी भी जगह से, पोर्ट से हो या जमीन से हो, जो भारत के सिक्योरिटी के ऊपर और किसी तरह से इस पे मतलब अगर वो उसके ऊपर असर आएगा। अब बात यहाँ पर यह है कि वो एक सॉवरेन कंट्री है, जिसको चाहे वो बुला सकता है, जिसको चाहे वो हटा सकता है। तो अभी जो है वो भारत तो अपनी आपत्ति जता सकता है, अब अपनी फौज ले जाकर के श्रीलंका के शिप को हटा तो नहीं सकता है ना, फिर तो वो अलग मामला हो जाएगा। और जो श्रीलंका के जो लोग हैं वो उसको भी, चाइना के को भी वो हटा नहीं सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये तो चलती रहती है और ये सारी चीजें जो हैं वो आश्वासन दे रहे हैं श्रीलंका वाले भारत को। भारत जो है उनके आश्वासन को मानता नहीं है कि भाई आप तो बोल रहे हैं, हो सकता है कि आप हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो। तो आप जो हैं वो फाइनल कंक्लूजन तो निकाल नहीं सकते।
जी जी, बहरहाल लेकिन ये कि हर मुल्क स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने ताल्लुकात रखता भी है और एक दूसरे से बहरहाल होशियार भी रहता है कि किस तरफ क्या मूवमेंट है। तो ये बहरहाल आज की बात से एक दो नतीजे जो सामने आए वो ये कि जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, आज जो एक और खबर है वो मैं इस प्रोग्राम के साथ उसको जोड़ना चाह रहा था, वो शुरू में आप नहीं खोल सके। वो है कि भूटान और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा की जो जो बातचीत चल रही थी वो 1986 87 से चल रही है, 84 से चल रही है, वो अब बिल्कुल मतलब सॉल्व होने के कटार पे आ गई है। अभी जो भूटान के लोग हैं वो गए हुए थे बेजिंग और बेजिंग में जाकर के उन्होंने 800 किलोमीटर की जो है वो बाउंड्री लाइन है उस पे मतलब बिल्कुल समझ लीजिए कि वो हस्ताक्षर कर दिया है और ये कर दिया है कि अब एक मीटिंग और होगी भूटान में जो कि फिजिकल मीटिंग होगी जहां पे लाइन का डिमार्केशन होगा और पोल खड़े हो जाएंगे। यानी उनके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है और वो अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट को हल करने जा रहे हैं। ये बहरहाल एक बड़ी खबर होगी इस इलाके की। हालांकि भूटान एक छोटा मुल्क है और भारत के साथ उसके डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस के का एक तरह से एग्रीमेंट है। अब क्या कुछ है आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा हम अगले प्रोग्राम में इस पूरे इलाके के बारे में बताएंगे। लेकिन एक नतीजा जो सामने आया वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में तकरीबन एक जैसे हालात हैं। अमेरिका की पसंद की जहां सरकार ना हो वहां उसे उथल पुथल करना बहुत जरूरी लगता है और आपके बातचीत से यह नतीजा सामने आया कि नवाज शरीफ अब अमेरिका की पसंद है और वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।